नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेएमडी स्टडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 के बारे में। उनके सभी नोट्स और आपके बारे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन आंसर हैं जो सारे कुछ यहाँ पे आपको बता दिए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहला हमारे पास में पार्ट नंबर आ जाता है जो आ जाता है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसके बारे में हम जानेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फसल के बारे में। फसल क्या होती है? जब एक ही प्रकार के पौधे किसी चीज़ मतलब स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फसल। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे चावल, गेहूँ, ये क्या होते हैं? फसल होते हैं। अब फसल के मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। मतलब पहली होती है खरीफ की फसल, दूसरी होती है रबी की फसल। अब खरीफ की फसल क्या होती है? वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? खरीफ की फसलें। मतलब जो भी वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें होती हैं वो खरीफ की फसलें कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। उदाहरण की बात करें जैसे धान हुआ, सोयाबीन हुआ, मक्का हुई, कपास हुई, मूंगफली हुई, ये इत्यादि ये क्या है? खरीफ की फसलें होती हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं रबी की फसल। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। उदाहरण की बात करें जैसे गेहूं, मटर, चना, सरसों इत्यादि ये क्या रहती हैं? रबी की फसल होती हैं। अब कृषि की जो भी पद्धतियां हैं उनके बारे में जान कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो कृषि की जो पद्धति हैं, कौन कौन से औजार हैं जिनको हम काम में लिया जाते हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। फसल उगाने के लिए किसान जो क्रियाकलाप करता है, मतलब जो भी काम करता है, उन क्रियाकलापों को कृषि की जो क्या कहते हैं? पद्धतियाँ कहते हैं। मतलब जो भी काम, जो भी हथियार वगैरह जो भी चीज़ें काम आती हैं मतलब फसल उगाने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? कृषि की पद्धतियाँ कहते हैं। जैसे पहले आ जाते हैं मिट्टी तैयार करना। इसमें किसान मिट्टी की जुताई करता है जिसमें बहुत सारी कृषि औजारों का इस्तेमाल करता है। पहले से समय में हल का जो इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता था। इससे एक लोहे की सीट होती थी। आज के समय मिट्टी कल्टीवेटर से तैयार की जाती है जो ट्रैक्टर से जुड़ा होता है। ट्रैक्टर रहता है, ट्रैक्टर के जैसे पीछे है, पीछे एक लोहे की जो सोपटे जो कीले हैं वो लगी हुई हैं और एक मतलब तरह से एक ढांचा औजार बना हुआ है और ट्रैक्टर की तरफ से उसे खींचा जा रहा है जिससे मिट्टी तैयार हो जाती है। मतलब जो भी हमारी कृषि रहती है उनकी हम जुताई कर देते हैं। अब इस प्रकार से रहते, पहले क्या होता था? बैल होते थे, बैल के थ्रू हम वहाँ पे लगाते थे, उनसे बुआई करते थे। लेकिन आज के टाइम में ये हमारी एक आधुनिक विधि है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बुआई। इसमें किसान अच्छे बीज का चयन करता है, मतलब बढ़िया से बढ़िया बीज हो, क्योंकि बढ़िया बीज रहेंगे तो हमारी फसल भी अच्छी पैदावार होगी और ज़्यादा भी होगी। बुआई में भी किसान हल या कल्टीवेटर का इस्तेमाल करता है। मतलब हल वाले कल्टीवेटर का देख रहे हैं ना आप, कल्टीवेटर हल वाले लगे हुए हैं। इस हल वाले जो कल्टीवेटर है उसका इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से बीजों को मिट्टी के अंदर मिलाया जाता है। मतलब बीज डालते रहते हैं और कल्टीवेटर जैसा ही चलते रहते हैं, हल चलते रहेंगे तो उसमें बीज हैं वो गिरते रहेंगे और मिट्टी उसके ऊपर, बीज के ऊपर गिरती रहेगी। इससे क्या है कि अपनी जो भी बुआई है वो होती रहेगी। इसको आज के समय में सीड ड्रिल के नाम से जाना जाता है। मतलब सीड ड्रिल मतलब ऑटोमेटिकली क्या होगी, जो भी आप बीज डाल रहे हो डाल दोगे, उसके बाद में जस्ट ही वो क्या होंगे, उनके ऊपर मिट्टी जमती रहेगी। इसे क्या कहते हैं? सीड ड्रिल। अब देखो इस प्रकार से सीड ड्रिल के नाम से जाना जाता है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से सीड ड्रिल होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं खाद और उर्वरक मिलाना। मतलब क्या है कि काफ़ी सारे जैसे भैंस, गाय, काफ़ी जीव जंतुओं का गोबर है, कीड़े मकोड़े हैं, इनका हम क्या है खेतों में केंचुए वगैरह छोड़ते हैं ना, तो उनसे खाद है, उर्वरक मिलता है। तो ये क्या है, इनका भी मिलाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी पैदावार ज़्यादा होती है। ऐसे पदार्थ ने मिट्टी के पोषक स्तर बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है ताकि मिट्टी के पोषक स्तर बढ़ जाएं। उन्हें खाद और उर्वरक कहते हैं। मतलब हमारी फसल अच्छी हो और पोषक तत्व उनको मिल जाएं, इसलिए खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद आमतौर पर हमें गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशोषण से विघटन से प्राप्त होता है, जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। उर्वरक से मिट्टी का ह्यूमन नहीं मिलता, जबकि खाद से मिट्टी का प्रचुर मात्रा में ह्यूमस मिल जाता है। ये क्या है? ह्यूमस है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सिंचाई। सिंचाई क्या होती है कि हमें जो भी कुछ फसल लेते हैं, फसल के लिए हम क्या है कि काफ़ी सारे जो पेड़ पौधे में पानी देते हैं उनको बोलते हैं सिंचाई। किसान पौधों को पानी देने के लिए बहुत सारे स्रोतों का इस्तेमाल करता है, मतलब काफ़ी सारी जो विधियाँ अपनाता है। हमें इन
इनको क्या कहते हैं, सिंचाई के नाम से जानते हैं, मतलब इस सिंचाई के नाम से जाना जाता है। सिंचाई के मुख्य बहुत सारे स्रोत होते हैं, जैसे कुआं हुआ, तालाब हुआ, ट्यूबवेल हुआ, बहुत सारे, इसके अलावा भी काफ़ी सारे स्रोत हैं। लेकिन आज के टाइम में अगर बात करें तो छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र रहते हैं ना, फव्वारे वगैरह आप लगा देते हो, तो वो सारी चीज़ें आज के टाइम में चली रहती है। जैसे नीचे आप फोटो देखोगे तो फोटो के थ्रू आप देख सकते हो, मतलब एक कुआं है उसमें एक मोटर लगाई जा रही है और ड्रिप तंत्र लगा दिया, मतलब चारों तरफ से नली है, उसमें एक एक बूंद बूंद आपको क्या जाएगा, उसमें पानी जाता रहेगा हर एक पेड़ में। देख सकते हैं यहाँ से फव्वारे वगैरह हैं जिनको छिड़काव तंत्र बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों डायग्रामों को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है खरपतवार की सुरक्षा। खेत में कुछ फसल के अलावा अवांछित पौधे उग जाते हैं, मतलब क्या होता है कि हम फसल उगाते हैं, जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल के साथ साथ में काफ़ी सारे अवांछित पौधे उग जाते हैं, जो हमारे मतलब हमने उनको उगाया भी नहीं फिर भी अपने आप ही उग जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। इनको हटाने के लिए, खरपतवार को हटाने के लिए निराई करते हैं, मतलब क्या करते हैं, मतलब खेतों को खोदा जाता है, उन्हें जो भी खरपतवार है, अवांछित जो बिना मतलब के जो पेड़ पौधे हैं उनको हटाया जाता है, या फिर हम कुछ रासायनों का प्रयोग करके नियंत्रण को हटाने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, जो भी खरपतवार होती हैं जिनको कुछ भी रसायन रहते हैं, काफ़ी सारी दवाइयाँ रहते हैं, उनको देने से ये रहता है कि जो भी खरपतवार रहता है, जो खरपतवार हट जाते हैं। ये दवाइयाँ खरपतवार जो नाशी के नाम से जाना जाता है, मतलब खरपतवार का नाश करने वाली दवाइयाँ क्या कहलाती हैं, खरपतवार नाशी। अब अगला पॉइंट आ जाता है कटाई। कटाई में क्या होता है, जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटा जाता है, मतलब आपको पता है कि जब फसल ही तैयार होगी अब कटाई के टाइम आ चुका है, उसको काटना पड़ेगा, जिसे हम कटाई कहते हैं। फसल काटने के लिए हम हार्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। काटी गई फसल से भूसे और दाने को अलग कर लिया जाता है, मतलब जो भी काटी गई फसल होती है उसका भूसा तो अलग कर लिया जाता है जो अपन जानवरों को डालते हैं ना, और दाना जो अपन खाते हैं जानवर भी खाते हैं, तो उनको दाने को अलग अलग किया जाता है, जिसे थ्रेशिंग के नाम से जाना जाता है। थ्रेशर में आपने देखा होगा कि कुछ भी चीज़ें जैसे गेहूँ है, गेहूँ को डालेंगे तो भूसा तो अलग हो जाएगा और दाना अलग हो जाएगा। आधुनिक समय में काटने के लिए कंबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। आज के समय में काफ़ी सारे आपने देखा होगा कि दंताले वगैरह से, कुदाली वगैरह से इनसे काटा जाता है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कंबाइन वगैरह जो ऑटोमेटिकली काट देते हैं, भूसा अलग कर देते हैं, अनाज अलग कर देते हैं, तो काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजी आज के टाइम में आ चुकी है। उसके बाद में क्या करते हैं, हम भंडारण करते हैं, मतलब फसल भी काट ली, अब क्या करेंगे, हम उसका भंडारण करेंगे, मतलब जो भी काटे गए फसल है उसके जो भी दाने हैं हम उसको एक जगह पर अपने घर में रखेंगे। फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है, जिसे हम भंडारण कहते हैं। आपने देखा होगा कि भंडारण हम कोई भी टंकी वगैरह या फिर बाद में कुछ बोरी वगैरह या फिर किसी चीज़ में वहाँ से स्टोर करके रख देते हैं, मतलब एक जगह पर रख देते हैं कि हाँ जैसे भी हमारी इच्छा रहेगी हम इन चीज़ों को जब भी चाहेंगे वहाँ से हम इनको ले सकते हैं। भंडारण में हमें जो चूहे और कीटों से फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है ताकि उनको खाने से बचाया सकते। आपने देखो काफ़ी सारा आपका भंडारण किया रहता है तो उनको बचाने के लिए, मतलब चूहे वगैरह या फिर कीट वगैरह उन पे नहीं लग जाएं, ताकि वो क्या भंडारण ख़राब हो जाएगा, आपका दाना वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम उनको काफ़ी सारी दवाइयाँ भी रख देते हैं उसमें, या फिर उनको ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखते हैं जहाँ से वो ख़राब ना हो। अब अगला पॉइंट आ जाता है पशुपालन। हम अपने खेत की चीज़ों जानवरों से प्राप्त करते हैं, इसके लिए हम घरों में पशुओं को पालते हैं, इनसे खाद्य पदार्थों हमें प्राप्त होते हैं और इन्हें क्या कहलाते हैं, पशुपालन कहते हैं। जैसे हम पता है कि काफ़ी सारे पशुओं को रखते हैं, जानवरों को हम घर पे पालते हैं और इनसे क्या होता है, हमें काफ़ी सारी खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे भैंस हुई, गाय हुई, इनसे क्या प्राप्त होता है, गोबर प्राप्त होता है और इन्हें क्या कहलाते हैं, हम पशुपालन कहते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है कि पशुपालन जो फसल उत्पादन एवं प्रबंध है, जो हमारा पहला चैप्टर है, इसके कौन कौन से क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जो भी शब्द हैं उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो पहला क्या है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा था शुरू में, आपको ध्यान हो तो, एक फसल पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। दूसरा आ जाता है जिसमें आ जाता है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण गिरी को क्या कहते हैं, तैयारी कहते हैं। क्या कहते हैं, तैयारी। सेकंड वो थर्ड आ जाता है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करने लगेंगे, तैरने लगेंगे, मतलब तैरने लगेंगे। और लास्ट पॉइंट आ जाता है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश और मिट्टी से क्या प्राप्त होता है, पोषक तथा जल आवश्यक है। ये उत्तर यहाँ पे दे दिए गए हैं, आप इनको जा करके देख सकते हैं, ये वाले सभी उत्तर हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास में
कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी से मिलान कीजिए। ठीक है, जैसे खरीफ की फसल, रबी की फसल, रासायनिक उर्वरक और कार्बनिक खाद, इनको हम वो करेंगे, मतलब कॉलम ए को कॉलम बी से करेंगे तो खरीफ की फसल में क्या जाता है ई, मतलब धान और मक्का। रबी की फसल में क्या जाता है गेहूँ तथा चना और मटर। रासायनिक उर्वरक में क्या आता है यूरिया और सुपर फास्फोरस, सुपर फास्फेट। और अगला पॉइंट आ जाता है कार्बनिक खाद में क्या आता है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र और पादप अवशेष। अब देखो थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, तीसरा क्वेश्चन, निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए, जैसे खरीफ की फसल के और रबी की फसल के। तो सबसे पहला आ जाता है खरीफ की फसल के दो उदाहरण धान और मक्का, और रबी की फसल के दो उदाहरण गेहूं एवं चना, मतलब दो उदाहरण हो गई। अब अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास में जो है चौथा क्वेश्चन, जो हो जाता है कि इसके बारे में अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखना है। जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई, थ्रेसिंग। तो सबसे पहले क्या हो जाता है मिट्टी तैयार करना, इसके बारे में अपने बारे में कुछ लिखेंगे। यह फसल उगाने की प्रक्रिया का प्रथम चरण है, क्योंकि प्रथम चरण इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले हम कोई भी खेती करेंगे तो उससे क्या करेंगे मिट्टी को तैयार करेंगे, उसके बाद में भी उसमें जुताई करेंगे, बुआई करेंगे, उसके बाद में सिंचाई करेंगे, उसके बाद में कटाई करेंगे, फिर भंडारण करेंगे। तो सबसे पहले क्या जाता है मिट्टी तैयार करना जाता है। यह फसल उगाने की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटने और पोला बनाने से पौधे की जड़ें गहराई तक जाकर श्वसन करते हैं। पोली मिट्टी में केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता मिलती है, क्योंकि केंचुए और जो सूक्ष्म जीव है अगर मिट्टी टाइट रहेगी मतलब जमी रहेगी तो उसमें जल्दी से घुस नहीं पाएंगे, धस नहीं पाएंगे। इस कारण से क्या है पोली मिट्टी कर दी जाती है ताकि केंचुए आसानी से घुस जाएं। उससे रहता है कि हमारी जो मिट्टी है उसको काफ़ी सारे खाद्य पदार्थ वहाँ से मिल जाते हैं केंचुओं के थ्रू, और हमारी जो फसल रहती है जो अच्छी तरह से पैदावार होती है और काफ़ी बढ़िया पैदा होती है। और ये मिट्टी को और अधिक पोला कर ह्यूमस बनाते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, जो अच्छी फसल उगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब अगला पॉइंट आ जाता है क्या है बुआई। यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि बुआई नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। इसमें सर्वप्रथम स्वच्छ बीजों का चयन किया जाता है। अगर बीज ही खराब रहेंगे तो हमारी फसल भी खराब ही होगी या फिर हमें फसल उगेगी नहीं। तो बीजे का सबसे पहले चयन करना बहुत ही ज़रूरी है कि बीज कैसा है। फिर बुआई के औजारों की सहायता से उन्हें मिट्टी में बोया जाता है। अब बुआई के काफ़ी सारे औजार हैं, जैसे हमने हल वगैरह की बात की थी ना ट्रैक्टर से, कल्टीवेटर की, तो उनके थ्रू क्या होता है कि हम उनसे बुआई करते हैं। और ये बुआई करने के औजार भी दो प्रकार के रहते हैं, जैसे परंपरागत औजार और शील्ड ड्रिल। ठीक है, ये दोनों औजारों के आप नाम भी लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके बाद में निराई। निराई क्या रहता है खरपतवार को हटाने को क्या कहते हैं निराई कहते हैं। यह बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा खरपतवार जल, पोषक तत्व आदि ग्रहण कर फसल की वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने पर खरपतवार मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सबसे सही समय पुष्प एवं बीज बनाने से पहले का होता है। खरपतवार को हम हाथ से, खुरपी से और हैरों की सहायता से हटाया जा सकता है। अब देखो हाथ से हम क्या करें, कोई भी पेड़ पौधे हैं उनको उखाड़ देंगे। खरपतवार में जैसे खुरपी वगैरह तो खुरपी से हम खोद करके उनको हटा देंगे। हैरो रहते हैं उनसे भी हटा करके हम खोद सकते हैं, या फिर जैसे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया था कि खरपतवार नाशी का छिड़काव भी कर देंगे, तो उनसे भी हम उनको हटा सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है थ्रेसिंग। फसल की कटाई के बाद फसल के बीजों और दानों को भूसे से अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं थ्रेसिंग कहते हैं। जैसे मैंने बताया था फसल की कटाई हो गई, उसकी फसल की जो भूसा रहता है और दाने रहते हैं दोनों को अलग अलग करने के लिए थ्रेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। थ्रेसिंग करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दाने को फड़क कर मतलब विनोइंग के द्वारा अलग कर लेते हैं। फड़क कर क्या होता है, जैसे कूट लिया, कूट करने के बाद हम फड़क लेते हैं उनको और वो अलग अलग हो जाते हैं, मतलब भूसा तोड़ जाता है और जो अनाज रहता है वहीं के वहीं गिरता रहता है, फिर उनको छान करके अलग अलग कर लिया जाता है। और बड़े जो खेत वाले जो किसान रहते हैं जो कंबाइन मशीन का प्रयोग कर लेते हैं, मतलब बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग कर लेते हैं। यह मशीन हार्वेस्टर और थ्रेसिंग का संयुक्त रूप होता है। हार्वेस्टिंग और थ्रेसर का संयुक्त रूप इसलिए होता है कि हार्वेस्टिंग में तो क्या रहता है कि हम कटाई भी नहीं करनी पड़ती, कटाई भी खुद ही कर देगा और भूसे को और अनाज को भी अलग ही कर देता। लेकिन थ्रेसिंग में क्या होता है हम कटाई खुद को करनी पड़ेगी, एक जगह इकट्ठा करने पड़ेगा,
उसके बाद में हम थ्रेशर में उसमें एक एक करके डालेंगे और फिर भूसा अलग होगा और अनाज अलग होगा। लेकिन हार्वेस्टर में ऐसा कुछ नहीं है, हार्वेस्टर में अपने आप ही सारा काम हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पांचवें क्वेश्चन को कि स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद में किस प्रकार भिन्न है। अब उर्वरक खाद किस प्रकार भिन्न है उसको स्पष्ट करेंगे। देखो, उर्वरक और खाद दोनों अलग अलग चीज़ें। उर्वरक क्या होता है, यह एक अकार्बनिक लवण है, और खाद क्या होता है, यह प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट, पौधों के अवशोष आदि से बनाया जाता है। उर्वरक की बात करें तो इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, लेकिन खाद का उपयोग यह खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक इसमें मिट्टी का ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, लेकिन खाद से ह्यूमस प्राप्त होती है। उर्वरक क्या होता है, इसमें पादप पोषक जो प्रचुरता में होते हैं। पादप क्या होते हैं, पादप इसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन इसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, अब उर्वरक की तुलना में खाद अधिक अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उर्वरक क्या रहता है, आपने देखा होगा ना, काफ़ी सारे कट्टे वगैरह में अपन लाते रहते हैं काफ़ी सारी चीज़ें खेतों में डालने के लिए। तो वो क्या रहते हैं, उर्वरक रहते हैं, खाद रहती है। जैसे हम गाय का गोबर वगैरह, ये मानव अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं ना, तो उनके द्वारा हम जो भी चीज़ें काम लेते हैं उनको क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। अब क्यों, देखो, उर्वरक की तुलना में खाद सबसे अच्छी क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जो मिट्टी की जल धारण की क्षमता होगी उसमें वृद्धि होगी, और इसमें मिट्टी की भुरभुरी हो जाती है। इससे गैस विनिमय सरलता से होता है। अब देखो, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, मतलब बिल्कुल हल्की हल्की सी ऐसे हो जाएगी, तो उसमें क्या रहेगा, गैस की विनिमयता सरलता से होगी। मतलब गैस रहेगी, एयर आती है ना, हवा आती है, वो भी नीचे तक जाएगी, तो सांस मिलेगा पौधे को। इसमें जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। अब देखो, पोली मिट्टी रहेगी, भुरभुरी मिट्टी रहेगी, तो उसमें क्या रहेगा, जीवाणु भी आसानी से अंदर चले जाएंगे, और इसमें मिट्टी का गठन भी सुधर जाता है। मतलब मिट्टी के डगले वगैरह रहते हैं जो मोटे मोटे रहते हैं, जिनको कटाई नहीं होती, फूटते नहीं है, तो वो क्या रहता है, बिल्कुल पोली रहेगी, तो उसमें क्या रहता है, मिट्टी का जो गठन है वो भी सुधर जाता है। अब अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास में, प्रश्न नंबर 6, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों के नाम बताइए। तो पहले हम बात कर लेते हैं सिंचाई किसे कहते हैं। जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। हमें, अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो हमें भी किसकी आवश्यकता रहेगी, पौधों की, तो इसलिए वो हमें भी पानी की आवश्यकता रहेगी, और पौधों को भी जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता रहती है, पानी की आवश्यकता रहती है। तो जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, मतलब पानी की आवश्यकता होती है। पौधे में लगभग 90% जल होता है। आपने देखो, कोई भी पौधे को अगर काटते हो तो उसमें पानी निकल जाता है, मतलब 90% उसमें जल रहता है। फसल की स्वच्छ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां इस प्रकार हैं, जैसे छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र। इसके बारे में हमने पहले ही बात की थी, अगर आपको ध्यान हो, अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको पता होगा कि हमने पहले ही बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र के बारे में। छिड़काव तंत्र क्या रहता है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो उसके लिए किया जाता है। ऐसी भूमि जहाँ पर बिल्कुल प्लेन हो, कहीं पर भी खड्डे, ऊंचास नीचास नहीं हो, ऐसे नहीं कि ऊपर रहे, टीले वगैरह नहीं होनी चाहिए। और इसमें क्या रहता है कि जहाँ पे बहुत ही कम जल रहता है तो छिड़काव तंत्र का प्रयोग किया जाता है। फव्वारे वगैरह बताए थे ना, जो ही रहता है छिड़काव तंत्र है। इसमें नलों के ऊपर घूमने वाला नोजल लगे रहते हैं, देखा होगा ना आपने, नोजल जो चारों तरफ राउंडेड घूमते रहते हैं, 10 फीट 15 फीट के समथिंग में एक ही नोजल घूमता रहता है। यह पंप से जल मुख्य पाइप से भेजा जाता है। जैसे कुएं में क्या रहेगा, पंप रहेगा, उसके द्वारा क्या रहेगा, पाइप में भेजा जाएगा। पाइप में प्रेशर डलेगा तो उस पंप के ऊपर डालेगा और वो चारों तरफ घूमता रहेगा। तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकल कर वर्षा की भांति छिड़काव करता है। जैसे बारिश आती है ना, वैसे ही आपने देखा होगा कि नोजल भी वैसे ही छिड़काव करते रहते हैं। इस विधि को रेतीली मिट्टी में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे बहुत ही रेतीली मिट्टी रहती है वहाँ पे इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर सीधा पानी देंगे तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, और वो पानी क्या होता है, रेतीली मिट्टी में कितना ही देते जाओ वहीं की वहीं जमा होता रहता है। इसलिए यहाँ पे छिड़काव तंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट आ जाता है ड्रिप तंत्र।
इसमें जल बूंद बूंद करके पौधे पर गिरता है और व्यर्थ नहीं होता है। यह कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए बहुत एक वरदान है। यह विधि फलदार पौधे, बगीचों आदि को पानी देना सर्वोत्तम तरीका है। देखो, आपका कोई बाग का बगीचा है या फिर फलदार है तो वहाँ पर पानी देना है, तो ये विधि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी बहुत कम चाहिए और जितना पानी चाहिए वो आराम आराम से वहाँ पे बूंद बूंद जाता रहेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न नंबर 7, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। देखो, गेहूं क्या रहता है, रबी की फसल में उगाई जाती है, लेकिन खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। इससे शीत ऋतु में उगाया जाता है, मतलब क्या होता है, सर्दियों में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है। मतलब आपका अगर कोई मंथ पूछे खरीफ ऋतु का कौन सा महीना रहता है, मतलब जून से सितंबर तक होती है। इस समय वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, मतलब बारिश भी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है और इसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से खराब हो जाएंगे, क्योंकि जब देखो उनको ज़्यादा मतलब पानी आएगा तो वहाँ से खराब हो जाएंगे और इसलिए आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी। अगला पॉइंट आ जाता है, मतलब अगला क्वेश्चन, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या कीजिए। मतलब खेत में लगातार अगर फसल उगाएंगे तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी, इसलिए आपने देखा होगा कि हम 2 या 3 ही फसल उगाते हैं, लगातार हम फसल उत्पादन नहीं करते। इस प्रकार कमी को पूरा करने के लिए किसान खाद तथा उर्वरक का प्रयोग करते हैं। एक अन्य तरीका फसल चक्र है, इससे किसान एक फसल से के बाद दूसरी फसल का किस्म जो फसल है उसको उगाते हैं, मतलब एक फसल के बाद में दूसरी फसल उगाते हैं, या फिर कई लोग हैं जो सब्जी वगैरह बोते हैं वो तीसरी फसल भी उगा लेते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा उगाएंगे तो हमारी फसल बहुत ही कम पैदा होगी, क्योंकि उसमें जो भी पोषक तत्व हैं वो उनकी कमी होती रहेगी, जिसमें नाइट्रोजन का पूर्ण होता रहता है। जो मिट्टी में क्या हो रहता है, नाइट्रोजन का पूर्ण होता रहेगा, मतलब 2 ही बार करेंगे तो। अगला पॉइंट आ जाता है, खरपतवार क्या है, हम इनका निरीक्षण कैसे कर सकते हैं। मैंने बताया था ना भी खरपतवार क्या होती है और इनको हटाने के लिए क्या क्या करेंगे, तो देख लो, इनके बारे में जान लेते हैं। खेत में फसल के साथ कई अवांछित पौधे उग जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि हम उनके बीज डालते नहीं हैं लेकिन फिर भी उग जाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनको हटाना बहुत ही आवश्यक है या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, अन्यथा ये फसल की वृद्धि को रोक देते हैं, मतलब फसल को बड़ा नहीं होने देते, छोटा छोटा ही रख देते हैं, इनकी वृद्धि को रोक देते हैं और पशुओं एवं मनुष्य के लिए वैसेले हो जाते हैं। जो पशु रहते हैं और मनुष्य रहते हैं उनके लिए बहुत ही मतलब वैसेले हो जाते हैं और इनको नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से पहला तरीका है फसल उगाने से पहले खेत जोतकर, इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं। और पोषण एवं बीज बनाने से पहले हाथ से खुरपी या फैरों की सहायता से पौधे को उखाड़कर। और तीसरी है खरपतवार रासायनिक का प्रयोग करके, इसको खरपतवार से पौधे मर जाते हैं। देखो, पहले तो क्या रहेंगे, खेत से जोत देंगे तो पेड़ पौधे वो सूख जाएंगे तो मर जाएंगे। उसके बाद में क्या रहेगा, बीज बोएंगे, तब आप उसके साथ साथ में बीजों के साथ में उगेंगे तो खुरपी से हटा दो। और तीसरी बार क्या है, फिर भी उग जाएं तो उनमें कोई भी रासायनिक जो रहते हैं खरपतवार नाशी जो दवाइयाँ रहती हैं खरपतवार को हटाने की वो दे दो, फिर वो क्या रहते हैं वहाँ से मर जाएंगे। अगला पॉइंट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 से कि निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने के रेखा चित्र बन जाए। तो देखो, पहला है यहाँ से, अब देखो पहला क्वेश्चन तो आपके सामने दिख रहा है, तो ये तो क्वेश्चन है। अब मैं डायरेक्टली इसका उत्तर बताऊंगा, आप नीचे से देख सकते हैं ये वाला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिट्टी तैयार करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, खेत की जुताई करेंगे, फिर क्या करेंगे, बुआई करेंगे, है ना, फिर खाद लेंगे, फिर सिंचाई करेंगे, फिर कटाई करेंगे, फिर फसल की चीनी मिल में भेज देंगे, तो यहाँ से गन्ने की खेती हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहली को पूरा कीजिए। तो पहली क्या है कि सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, है ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पहली है। तो देखो ये यहाँ पे पहली रही, इनको बात कर लेते हैं। तो पहले में लिखा है 1 नंबर पे र, और 3 पे खाली है, 4 पे क्या है फै, और 2 पे क्या है सू, और वहाँ से 5 और 6 के बीच में क्या है वर। तो देखो र बी, यहाँ से र और बी मिलकर क्या मिला, रबी। ठीक है ना, ये वाला।
रबी मिला। और र है ट यहाँ से हो गया खरीफ है, खरीफ हो गया। और यहाँ से क्या बन गया, फसल बन गया। और यहाँ से बन गया पशुपालन, तो यहाँ से बन गया ना, यहाँ से बन गया उर्वरक, यहाँ से बन गया कटाई, और यहाँ से बन गया निराई। आ गया समझ में? इसको अच्छी तरह से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से उतार लें, या फिर आपकी बुक में जो भी दिया गया है उसको यहाँ से कंप्लीट ही कर लें। तो देखो यहाँ से आपके पास में नोट्स भी हो गई, और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी हो गई। यहाँ से पूरा चीज़ ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब वाला जो बटन है ना, ऐसा दिख रहा होगा नीचे, इसके ऊपर आप क्लिक करें, और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगले अध्याय के साथ में, अगले चैप्टर के साथ में हम मिलेंगे जल्दी। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। एक बार लाइक ज़रूर बनता है। थैंक यू सो मच।